माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 81 नलिन सोरेन। अध्यक्ष महोदय बैठिए प्लीज। नलिन सोरेन। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय कौशल विकास मंत्री से जानना देश में मोदी माननीय प्लीज। अध्यक्ष महोदय, ये नीचे प्लीज। आप क्वेश्चन माननीय मंत्री जी प्लीज प्लीज। नो सभापति माननीय मंत्री जी। सभापति जी, प्रश्न का उत्तर सभा के पटल पे आप डिबेट आप नहीं ओके। नो लो प्लीज प्लीज प्लीज। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य प्लीज। प्रश्न का उत्तर सभा के पटल पे प्रस्तुत है। महोदय, माननीय मंत्री कौशल विकास से मैं जानना चाहता हूं कि विगत 3 वर्ष में झारखंड राज्य में कितने लोगों को कौशल विकास से उपलब्धि मिली है और कितना रुपया आवंटन। सभापति जी, झारखंड का डिटेल मेरे पास है। वैसे मैंने लिखित उत्तर में माननीय सदस्य को दिया भी है। मैं बोलता हूं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में झारखंड में टोटल 3,10,000, जन शिक्षण संस्थान में लगभग 80,000, नैप्स जो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है उसमें 43,000, और जो ITI में CTS स्कीम चलती है, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, उसमें लगभग 2 लाख के करीब प्रशिक्षित हुए हैं। और माननीय सदस्य ने पूछा है कि कितना धन का आवंटन हुआ है, वो भी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा। मैं माननीय सदस्य को डिटेल उपलब्ध करा दूंगा। धन्यवाद माननीय सदस्य। महोदय, ये झारखंड के जैसे आदिवासी बहुल जिला है, दुमका, राजमहल और पाकुड़, इन राज्यों में क्या क्या उपलब्धि हुई है जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जो आपको क्या कितने प्रशिक्षित हुए हैं। सभापति जी, PMKVY में दुमका जिला इन्होंने पूछा है, 12,000 लोग प्रशिक्षित हुए हैं। जन शिक्षण संस्थान में 5,000 से ज्यादा, नैप्स में 1,069 लोग और CTS में 6,200 लोग ट्रेन हुए हैं। आदिवासी क्षेत्रों में विशेष अभियान के तहत कार्यक्रम चलाया भी जाता है। मैं बताना चाहूंगा, PM जनमन स्कीम के अंतर्गत भी हमारा मंत्रालय PMKVY में स्पेशल प्रोजेक्ट बना के कार्य करता है, और उसमें भी झारखंड में 5 जगह बंधन विकास केंद्र विकसित हुए हैं, और झारखंड में 1250 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम PM जनमन के अंतर्गत ट्रेन हुए हैं। श्री जुगल किशोर। धन्यवाद महोदय। महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में भी इस योजना का लाभ जो है वो काफ़ी युवाओं ने
लिया है, लेकिन कुछ युवाओं ने स्किल सेंटर काफ़ी पैसा खर्च करके खोले थे, लेकिन उनको स्किल ट्रेनिंग के लिए जो टारगेट मिलना चाहिए था उसके मुताबिक नहीं मिले हैं। तो क्या मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे कि आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से कुछ टारगेट उनको मिलेंगे ताकि वो अपने रोजगार के साथ साथ बाकी युवाओं को भी ट्रेनिंग दे सकें? माननीय मंत्री जी। सभापति जी, जो हमारी फ्लैगशिप स्कीम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसका मुख्य उद्देश्य है कि डिमांड ओरिएंटेड ट्रेनिंग दी जाए। मैं बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर से माननीय सदस्य आते हैं और उसी के संदर्भ में उन्होंने सवाल पूछा है। PMKVY में अभी भी जो ट्रेनिंग सेंटर है उनकी संख्या 464 है जम्मू कश्मीर में। 18 PM कौशल केंद्र भी जम्मू कश्मीर में कार्यरत हैं और 1 जन शिक्षण संस्थान है। जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि जो इस पूरे इकोसिस्टम में प्राइवेट ट्रेनिंग प्लेयर्स हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी है, जिन्होंने वाकई जमीन पे ग्रास रूट्स पे काम किया है, हम उनको हमेशा अपने स्कीम के अंतर्गत रखते हैं और उनको बढ़ावा भी देते हैं। सी किरण कुमार रेड्डी, माननीय सदस्य, नए सदस्यों को भी मौका देंगे। Thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity to speak in the House today on the supplementary इन question. बेनी बनन को समझाओ। Thank you, sir. I am proud to say, under the able and dynamic leadership of our Honorable Chief Minister of Telangana, Shri Anumula Revanth Reddy Garu, he is ambitiously setting up the Young India Skills University in Hyderabad, which is his brainchild, with an objective of providing job opportunities to the students, to imparting skill development training in accordance to the requirements of the local industries, which are having demand in collaboration with various companies in PPP model, and total of 17 priority sectors have been identified and will provide training to 2,000 people in the first year of 2025-26. And we will train the people every year, 20,000 people every year, and the state allocated rupees 100 crores on its part and want to create a corpus fund of about 300 to 500 crores. Now, my question to the ministry is, if there is any proposal from the central government to adequately fund this Young Skills University to make it grand success and to realize the goal of developed nation by 2047. Thank you very much. Thank you, sir. Number of states have established skill universities as per state laws, acts, and our approach is under National Education Policy 2020 to work on convergence, to build on capacity, create an ecosystem for skilling starting from schools and later on going into the higher education system. UGC has also published guidelines with regards to embedded apprenticeship undergraduate degree. So while the state of Telangana that the member is referring to is taking strides and an initiative to launch a skill university, there is no central scheme as such per se for establishment of the skill university, but under our various schemes, we can provide support to credible institutions. Shri Mallu Ravi. Thank you very much, sir, for giving me opportunity. Telangana, there are number of ITI institutions and polytechnic colleges. I request the Honorable Minister, is there any scheme which is going to establish skill development centers in the ITI and the polytechnic colleges in Telangana? We are preparing a DPR to submit to the central government. Otherwise, as of now, any sanctions are made for skill development in Telangana? Sir, ITI is part of our vibrant skilling ecosystem. That's a national footprint. And Honorable Member is talking about ITIs in the state of Telangana. I would like to make this House aware that in the last year's budget also there was a very important announcement that the central government is going to dedicate resources towards upgradation, providing infrastructure support, revitalizing, bringing in new course and curriculum, teacher training programs in ITIs. Total of 60,000 crores is to be spent under this scheme.
And I think Telangana state, a number of ITIs could be covered under the scheme. Thank you. क्वेश्चन नंबर 82 श्री आनंद भदौरिया जी। जी अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 82। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, इस सरकार के दौरान गोल्ड लोन एनपीए में ऐतिहासिक वृद्धि देश में आर्थिक संकट की ओर इंगित करती है। रुपए का डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक पतन, और अभी जो भारत सरकार ने 196 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है, वार्षिक बजट, लुढ़कती आर्थिक विकास दर, जो बजट प्रस्तुत किया 196 लाख करोड़ रुपए का कर्ज जो भारत सरकार पर लगभग 196 करोड़ है, वो इस साल के बजट, वार्षिक बजट का 4 गुना है। लुढ़कती आर्थिक विकास दर में बजट भाषण मत दो माननीय भदौरिया जी। आप जी सर, मैं उसी पे आ रहा हूं कि 12 लाख से ज्यादा रिक्त पद पड़े हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि एक अच्छी खासी अर्थव्यवस्था जो एक दशक पहले विकसित देशों के मुकाबले में खड़ी थी, आज देश के, भारत के लोगों को सोना और मंगलसूत्र गिरवी रख करके लोन लेना पड़ रहा है और उसका रीपेमेंट भारत के लोग नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये अर्थव्यवस्था पर सरकार श्वेत पत्र कोई जारी करेगी? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जो चिंतित हैं कि गोल्ड लोन पे एनपीए बढ़ रहा है, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि 30 जून 2024 के अनुसार जो बैंकों का लोन था, एनपीए था, उस एनपीए में कुल वाणिज्य बैंकों का 0.22% है, और अगर कहें कि उच्च मध्य बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का अनुपात जो है वो मात्र 2.58 रहा है। और जहां तक माननीय सदस्य ने अर्थव्यवस्था की बात किया है, 2014 के बाद से जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, 2014 में जहां हम 10वें स्थान पे थे, आज बढ़कर के हम 5वें स्थान पर पहुंच गए। माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी, सोना और मंगलसूत्र तो भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है, कोई ऐसे ही नहीं अपना सोना गिरवी रख करके लोन लेता है। एक और सरकार कह रही है कि हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और दूसरी 3 फरवरी के प्रश्न संख्या 172 हमारा ही था, उसमें माननीय मंत्री जी ने 2020 में वैश्विक महामारी के विपरीत वित्तीय प्रभाव का वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद राजकोषीय प्रभाव पड़ा है, इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता, महंगाई राहत का बकाया दिया जाना संभव नहीं है। सरकार ने ये जवाब दिया है। तो मैं अध्यक्ष जी जानना चाहता हूं, मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार तो अर्थव्यवस्था का बखान कर नहीं सकते कि अर्थव्यवस्था अच्छी है या खराब है, और अगर अच्छी है आपका कौन सा कथन सही माना जाए? अगर अच्छी है तो क्या केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए और डीआर देने का कार्य सरकार करेगी? अध्यक्ष जी, जहां तक उन्होंने महिलाओं की बात किया है, एक व्यवस्था दी गई है कि वो चाहे तो अपना ज्वेलरी भी रख करके लोन लेकर के अपना काम चला सकती है। बाकी जो दूसरा इनका पार्ट है वो मूल पर से संबंधित नहीं है। श्रीमती कनिमोजी। थैंक यू सर। श्रीमती कनिमोजी करुणानिधि, पूरा नाम जी। Thank you, sir. Sir, there was a rapid increase in gold auctioning by non-banking gold loan lenders since the second quarter of 24-25 owing to the new RBI guidelines. And in addition to that, last year the RBI has asked banks and the NBFCs firms not to disperse cash component in excess to rupees 20,000 on gold loans. I'd like to ask the government whether it is taking measures to prevent this large-scale auctioning of gold, because a lot of people who don't have enough time to pay back their loans are suffering because of that. And small-scale borrowers find it very difficult to pay back these loans. And suddenly when these non-banking loan providers suddenly auction the gold. And I'd also like to know, why are you restricting the cash disbursal at only 20,000 rupees for gold loans?
we still have a large section, around 36% of people do not have bank accounts. So if you're going to restrict it at 20,000 rupees, how will we include these people also, and how will they be able to get and use these gold loans? Thank you. अध्यक्ष जी, अभी माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त किया है, अभी ये देखें तो फरवरी 2024 में सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को एक समग्र मूल्यांकन निर्देश जारी किया है और सितंबर 2024 में आरबीआई द्वारा भी सभी संस्थाओं को गोल्ड लोन पोर्टफोलियो पर कड़ी नजर रखने हेतु दिया गया है। और कहीं ना कहीं ये अपने बैंक का विषय होता है। बैंक में अगर लोग लोन जमा नहीं कर पाते हैं तो उसकी भी तमाम प्रक्रिया है कि पहले उनको खरीदकर्ताओं को डिफॉल्ट होने की दिशा में नोटिस बार बार दिया जाता है, पर्याप्त समय देकर के जमा किया जाता है, उसके बाद फिर नीलामी की प्रक्रिया शुरू होती है। श्री मनीष तिवारी जी। Mr. Speaker, sir. Question has not been answered, sir. So, question was about non-bank Mr. Speaker, sir, with your permission, may I... Non-bank, ma'am. Sir, NBFC, sir. There is no answer for the question, sir. If you permit me, sir, non-banking financial companies and scheduled commercial banks, all of them are guided by similar rules. And as the Minister of State explained, there is a process of giving enough number of notices to the bank account holder to say your servicing is not up to the mark, and that in the eventuality of you not coming back to pay, we will be forced to go on an auction. Now, even for going on an auction, there are very well laid out procedure. It cannot be done outside of the district. It cannot be done without the presence of the person. It cannot be done unless the valuation is done. It is also not done at a random rate. There is a benchmark rate the NBFC has to fix, and that will not be lower than 80%, I think, over the last 3 or 4 months of gold rate. And that gold rate is not determined by the NBFC. It is determined by the Bombay Bullion Association, I think, who gives out the rate every day. And therefore, it cannot be lower than that rate. So these are well-laid, tight processes. I would rather have more information from the Honourable MP if these processes are violated. And if they are violated, indeed, it's for us to act on. But the processes are very much in detailed fashion written down and followed by the banks. And the reserve price is something which they have to declare well in time. So I think if there are specific instances where the Honourable MP thinks these laid out norms are violated, I'm quite willing to take the details and act on it. Shri Manish Tiwari. Thank you very much, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, with your permission, may I ask a slightly different question pertaining to gold? In the year 1971, Richard Nixon, who was then President of the United States of America, gave up the gold standard. After that, gold was hardly considered to be a serious financial asset. In 2006, gold constituted only 6% of the reserves of the central banks of the world. In the year 2024, it is up to 11%. China, India, Poland, Turkey are the most aggressive buyers. Even in India, there has been a surge in the domestic price of gold. My question to the Honourable Minister is that this shift away from the dollar to gold, does it indicate a renewed search for an alternative international settlement mechanism, de-horse the dollar? That's my question to the Minister. So the Honourable Member has he himself mentioned that it is not the core part of the question, but he's still asking, and I would certainly like to give my brief answer on it. India's, as he observed rightly, the demand for gold in India has not come down. On the contrary, it's going up. And I would think it is very typical of India
particularly for households or small businesses, and it is normally said women, but general households also and women also, to invest in gold because they think it's far more secure and far more liquid, and therefore as an asset class, we see that sustained interest in it by the households and small businesses as much as women of India. But beyond that, of course, the Reserve Bank also is buying gold to make sure that it has adequate reserves of gold and not just a basket of currencies. And in that, one of the currency which predominantly has been held by the Reserve Bank has been the US dollar. But we also have the reserve currencies in denominations of different denominations of other currencies as well. But the gold is also kept in the Reserve Bank, and gold is also being bought by Reserve Bank. But beyond that, as regards an international currency or potential currency, there is not much for me to comment at this stage. Question number 83, Dr. Prashant Yadav Rao Pandole. बड़ी आपकी किस्मत है, बहुत बोलते हो संसद में। माननीय सदस्य, लोगों का आशीर्वाद। माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा के पटल पे प्रस्तुत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपका आशीर्वाद है। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी यह बताने की कृपा करें, स्किल इंडिया डिजिटल पहल का ब्यौरा और इसके उद्देश्य क्या है। क्या उक्त पहल से देश में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचों को अपनाए जाने को बढ़ावा मिलने की संभावना है और इससे उद्योग में किस प्रकार की सहायता मिलने की संभावना है। इससे नागरिकों को होने वाले संभावित फायदों का ब्यौरा क्या है। सभापति जी, ये स्किल इंडिया डिजिटल हब, ये 13 सितंबर 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी और आप अनुमान लगाइए कि बहुत अल्प समय में ही अब इस पोर्टल पे 1,30,00,000 लोग पंजीकृत हो गए हैं। जो कौशल विकास की हमारी 3 योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षण संस्थान और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, तीनों के तीनों पूरी तरह से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के सहयोग से अब स्किल इंडिया डिजिटल हब एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उसको एक दर्जा दिया गया है और इंडिया स्टैक में शामिल किया गया है। इसका अर्थ ये निकलता है कि पूरा जो इकोसिस्टम है, जो हमारी सारी स्कीम्स हैं, वो सब पूरी तरह से विजिबल इस वेबसाइट पे हैं। ये वेबसाइट KYC इनेबल्ड है और अनेक दो सरकार के पोर्टल्स हैं, उनके साथ कनेक्टिविटी पे भी हम तेजी से काम कर रहे हैं, जैसे कि PM गति शक्ति, अपार से इसका लिंकेज है, श्रम जिसमें 30 करोड़ जो पंजीकृत हो चुके हैं वो डेटा भी अब स्किल इंडिया डिजिटल हब के साथ शेयरिंग हो रहा है। तो बहुत बड़ा व्यापक इसका दायरा है। मैं सभी माननीय सदस्यों को भी, सांसदों को भी इनवाइट करता हूं कि इस वेबसाइट के माध्यम से वो आप ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि GIS इनेबल्ड है। आपके क्षेत्र में कौन कौन सी संस्थाओं में लाइव कहाँ क्या कौशल विकास का कार्यक्रम चल रहा है, उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। आप सब सहयोग करें, इसको ट्रैक करें। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर, क्या सरकार इस पहल के तहत लाभार्थियों को वित्तीय सहायता जैसे स्टाइपेंड प्रदान कर रही है? यदि हाँ, तो अब तक कितने लाभार्थियों को यह सहायता मिली है? एवं सरकार इस बात की गारंटी दे सकती है कि इस पहल के तहत प्रशिक्षित युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरियां मिलेंगी, न कि केवल सर्टिफिकेट मिलेंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य ने कहा ना कि केवल सर्टिफिकेट मिलेंगे। मैं अपनी आपत्ति दर्ज करना चाहूंगा। हमें वैल्यू करना पड़ेगा कौशल विकास के कार्यक्रमों को। सभी जो लाभार्थी हैं, जो युवा है, जो युवा शक्ति देश की है, उन्हें प्रेरित करना पड़ेगा कि वो अपने आप में निवेश करें, अपने आप में विश्वास करें और अपने आप को विकसित करें। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, उसमें हम स्टाइपेंड इंडस्ट्री को सपोर्ट के थ्रू देते हैं। 1500 रुपए हर महीने दिया जाता है। DBT के माध्यम से सीधा लाभार्थी के खाते में जाता है और वो पूरी तरह से स्किल इंडिया डिजिटल हब पे विजिबल है, उसी के थ्रू पेमेंट हो रहा है। थैंक यू। श्री डॉक्टर M.K. विष्णु प्रसाद। Thank you, Speaker, sir.
nowadays so many skill development centers have come. And of course, it is indeed a boon for all the youngsters to develop their skill and contribute to the development of the nation. But some skill development centers have an access or a nexus with some corporates. The CSR of the corporates are being utilized for skill development centers. At this point of time, I would like to know whether the corporates have the provision of allocating CSR in developing the skill development centers. Because the way of thinking, this CSR has to be utilized for development of community, but by giving a skill development, of course the community is developed. Eventually the company is also getting developed. Is there a provision by the union government whether the CSR can be utilized for skill development centers? Thank you, sir. Sir, absolutely. Corporate India is providing job opportunities for our youth, and they are considered partners in the entire skilling schemes. Honorable member spoke about community impact. We actually have a dedicated scheme, Jan Shikshan Sansthan, which works through grassroots organizations for community impact. As far as Corporate India giving CSR funds, it is of course welcomed. NSDC is also CSR compliant. And even in the newly announced ITI upgrade scheme, there is a proposal to involve corporate industries, local industrial clusters, MSMEs, so that they can coordinate with the skilling institution, especially ITIs. And they're also required to contribute CSR up to 10,000 crores in that particular scheme. Thank you. Question number 84, Dr. Srikant Eknath Shinde. क्वेश्चन नंबर 84 सर. माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य. सर धन्यवाद, आपने मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति दी. मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि टूरिज्म मिनिस्ट्री ने महाराष्ट्र को स्वदेश दर्शन योजना के माध्यम से कोस्टल सर्किट और स्पिरिचुअल सर्किट के लिए सहायता दी है. मैं महाराष्ट्र और पूरे देश के गौरव छत्रपति शिवाजी महाराज जी से संबंधित किलों के डेवलपमेंट के संदर्भ में प्रश्न पूछना चाहूँगा. महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े ऐतिहासिक किले जैसे रायगढ़ हो, राजगढ़ हो, सिंहगढ़ हो, शिवनेरी आदि अलग अलग किले हैं. ये किले न केवल इतिहास के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, बल्कि पर्यटन के क्षेत्र में इसका बहुत पोटेंशियल है. मेरा सरकार से प्रश्न है कि जिस प्रकार टूरिज्म सर्किट्स का विकास स्वदेश दर्शन योजना के माध्यम से किया जा रहा है, तो क्या उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े इन सभी स्थलों को जोड़कर एक छत्रपति शिवाजी महाराज टूरिज्म सर्किट बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधा विकसित की जाए, जिससे पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिले और छत्रपति शिवाजी महाराज का गौरवशाली इतिहास भविष्य की पीढ़ियों को भी पता चले. धन्यवाद सभापति महोदय. माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वो निश्चित रूप से भारत की विरासत और भारत के इतिहास से के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़ा हुआ है. और क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार विरासत का संरक्षण करते हुए भारत को विकसित करने की दृष्टिकोण से काम कर रही है, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि अभी हाल ही में पुणे स्थित शिव षष्ठी हिस्टोरिकल थीम पार्क को विकसित करने और छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़े हुए सारे आयामों को एक साथ एक स्थान पर प्रदर्शित करने के दृष्टिकोण से एक विस्तृत योजना राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित की गई थी और राज्य सरकार ने उसके ऊपर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी द्वारा प्रदान की गई थी. भारत सरकार ने भी उसमें सहयोग के रूप में 76 करोड़ रुपए लोहगढ़ के पुनरुद्धार के लिए, अट्रैक्शन बिल्डिंग के लिए और तटबंदी के लिए और उसके साथ में वहाँ जो है टूरिस्ट एमिनिटीज के डेवलपमेंट के लिए सैंक्शन किया है, जिसका काम शीघ्र प्रारंभ हो रहा है. इसके अतिरिक्त भी स्पेशल असिस्टेंस टू द स्टेट्स इस स्कीम के तहत भी छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण किले सिंधुदुर्ग पर अंडर वाटर म्यूजियम बनाने के लिए शासकीय स्कीम में अभी 46 करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया है, ताकि एक नया एक्सपीरियंस ऑफ अंडर वाटर सबमरीन टूरिज्म वहां पे दिया जा सके. और क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना
और नौसैनिक क्षमता भारत के लिए एक अत्यंत गर्व का विषय है। मैं सदन के संज्ञान के लिए, देशवासियों के संज्ञान के लिए भी निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से, उनके हस्तक्षेप से भारत के नौसेना के ध्वज को भी छत्रपति शिवाजी महाराज के ध्वज के रूप में नामित किया गया। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की का जो सोच है कि हम अपनी विरासत का सम्मान करें और गुलामी के प्रत्येक चिन्ह को अपने मानस पटल पर से हटाएं, उसकी दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। माननीय सदस्य ने किलों से को एक साथ जोड़कर के एक सर्किट बनाने की ऐसी कल्पना की है। मैं उसका कल्पना का अभिनंदन करते हुए इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंस्क्रिप्शन होता है, उसके लिए भारत सरकार ने इस बार इन सारे दुर्गों को, जो महाराष्ट्र में भी है, कोंकण में भी है और तमिलनाडु में, इन सारे दुर्गों को एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से साथ जोड़ करके उनको नामित करने के लिए प्रस्तावित किया है। और मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से उसके चलते हुए वहाँ टूरिज्म की संभावनाओं का में वृद्धि होगी। और जब टूरिज्म की संभावनाओं में वृद्धि होगी, राज्य सरकार से जो प्रस्ताव आएंगे, उन प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए, जो संसाधनों की सीमितता के साथ विचार करते हुए उस पर काम करते। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं? सर, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आपने बहुत ही विस्तृत रूप में उत्तर दिया। धन्यवाद। महाराष्ट्र के लिए स्वदेश दर्शन योजना के लिए प्रोजेक्ट सैंक्शंस हुए थे, जिनका अप्रूवल अभी मंत्रालय से बाकी है। आपने कहा अंबेगांव में मंजूर हो चुका है, सिंधुदुर्ग में मंजूर हो चुका है, और एक 2-3 काम जो पेंडिंग मंत्रालय के समक्ष है वो मैं सामने लाना चाहूँगा। सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के लिए 122 करोड़, छत्रपति संभाजीनगर में अजंता एलोरा में डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर टू ग्लोबल स्केल के लिए 132 करोड़ पेंडिंग है, और कंजर्वेशन एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ हेरिटेज कॉरिडोर इन छत्रपति संभाजीनगर के लिए 132 करोड़ का मास्टर प्लान और डीपीआर सबमिट हो चुका है। इसके अतिरिक्त सरकार ने कोयना नगर गार्डन डेवलपमेंट और कोयना बैकवाटर्स, जो मेरा मूल गांव है, वहां पर भी उसके लिए भी सरकार से अर्जी की है। तो ये एक प्रपोजल सरकार कब तक मंजूर करेगी? माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने महाराष्ट्र में टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए जितने प्रोजेक्ट सैंक्शन किए, उनके सब के बारे में चर्चा की। मैं माननीय सदस्य के इस भावना का भी सम्मान करना चाहता हूं कि वो शीघ्रता के वो बंगाल सरकार नहीं भेज रही है प्रपोजल, उसमें मेरा तकलीफ नहीं, वो आपकी चिंता का विषय है। बंगाल सरकार प्रपोजल नहीं भेजती है, वो आपको मैं आग्रह करूंगा कि आप जाकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करें कि वो भेजें। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने जो प्रपोजल भेजे हैं, उन प्रपोजल्स पे इन सारे जितने भी प्रपोजल्स जिनके बारे में, स्कीम्स की जिनके बारे में चर्चा माननीय सदस्य ने की है, उन सब पर डिफरेंट लेवल पर जो है अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग लेवल पर उस पर विमर्श हो रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि शीघ्र ही ये प्रोजेक्ट्स जो हैं आने वाले समय में दे आर गोइंग टू सी द लाइट ऑफ द डे, बहुत जल्दी उन पर काम प्रारंभ होगा। श्री राजेश वर्मा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हमारी एनडीए की सरकार जिस तरीके से देश की विरासत और धरोहर को लगातार जीवंत करने का कार्य कर रही है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान मेरी खगड़िया लोकसभा के परबत्ता प्रखंड स्थित 52 कोठरी तिरपन द्वार, जो हवा महल के नाम से भी जाना जाता है और 17वीं शताब्दी में सोलंकी वंश के द्वारा स्थापित किया गया था, और साथ ही साथ मानसी प्रखंड के कशरिया धार के बारे में और सिमरी बख्तियारपुर के बाबा बटेश्वर धाम, जो कि हमारे लोकसभा की और हमारे देश की ये विरासत और धरोहर है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि स्वदेश दर्शन योजना के क्लॉज 4 के तहत क्या खगड़िया लोकसभा में इन धरोहर और विरासत को जीवंत करने के लिए सरकार की कोई योजना है? मुझे माननीय मंत्री जी से बस यही सवाल एक पूछना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हालांकि मूल प्रश्न से संबद्ध नहीं है, मैं आपका संरक्षण चाहते हुए इतना माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से
कि टूरिज्म, जैसा मैंने पिछली बार भी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार का विषय है। राज्य सरकार इसमें अपनी पर्यटन की संभावनाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप जो प्रस्ताव बना करके भेजती है, उन प्रस्तावों पर हम विचार करते हुए अपने तय स्कीम्स के अंदर राज्यों का सहयोग फाइनेंशियली और अगर आवश्यक हो तो हम तकनीकी के रूप से उनके साथ में करते हैं। राज्य सरकार अगर इस तरह का प्रस्ताव वहां के पोटेंशियल को, वहां की क्षमता को देखते हुए करे तो निश्चित रूप से उस पर विचार किया जा सकता है। सुश्री आर सुधा। Sir, the entire Kaveri Delta district in Tamil Nadu, especially Mayiladuthurai and Tanjavur districts, deserve to be SDS, and union government must start to make them globally visible tourism destination, as any location in Tamil Nadu, particularly in central Kaveri Delta district, include SDS. If not, why? Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अभी पिछले प्रश्न के उत्तर में कहा कि ये प्राथमिक रूप से टू प्लान एंड टू एग्जीक्यूट दोनों ये राज्य सरकार का विषय है। ये प्राथमिकता राज्य सरकार को तय करनी होती है, लेकिन निश्चित रूप से हमने तमिलनाडु के कोस्टल सर्किट के लिए ममलापुरम, रामेश्वरम, मंपाडू, कन्याकुमारी, इसके लिए स्वदेश दर्शन में 71 करोड़ रुपए का जो है पहले सैंक्शन स्वदेश दर्शन में किया था। डेवलपमेंट ऑफ इको टूरिज्म सर्किट इन महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट, अगेन 91 करोड़ रुपए का इको सर्किट हमने सैंक्शन किया था। और ये प्रोजेक्ट जो है ये निश्चित रूप से आगे राज्य सरकार अगर इसमें और भी प्रस्तावित करेगी तो निश्चित रूप से, जैसा मैंने पूर्व प्रश्न के उत्तर में कहा, उस पर विचार किया जा सकता है। श्री ब्रजेश चोटा। Thank you, Speaker, sir. Thank you, Speaker, sir, for giving me an opportunity. Sir, the Mangalore region, the coastal Karnataka, is known for its rich culture, and it's a home for many historic temples, sir, like the Kukke Subramanya, the Puttur Mahalingeshwara temple, and other things. We have sent proposals of Puttur Mahalingeshwara temple, Todikana temple, and Sahasralingeshwara temple, sir. So in this context, I would like to ask the Honorable Minister. One is regarding these three proposals. And I would also like to ask, are there any guidelines or frameworks in place to ensure equitable selection across states and development of lesser known heritage sites? Also, is there an online digital resource which can be integrated to this scheme, which can showcase select temples and sites through multimedia content also? Because what is happening is there are a lot of sites which cannot be seen because of lack of information, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं और इस बात से निश्चित रूप से उनकी इस बात का समर्थन करना चाहता हूं कि उन्होंने जो कहा कि आज दुनिया में मार्केटिंग का मीडिया बदल गया और लोग जो है दुनिया डिजिटल मार्केटिंग को पहले प्राथमिकता देने लगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने अभी इनक्रेडिबल इंडिया की वेबसाइट को कंप्लीटली रिवैम्प किया है और उसके साथ साथ में सब राज्यों से आग्रह किया है कि उस पर जितना डिजिटल कंटेंट वो उपयोगी समझते हैं उस डिजिटल कंटेंट को उपलब्ध कराएं। दैट मे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस। उसको हम अपनी एक रिपोजिटरी बना करके उसको इनक्रेडिबल इंडिया प्लेटफॉर्म के साथ में समाहित करने के लिए काम कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने कुछ जो है प्रसाद स्कीम पे के में इंक्लूड करने के लिए कुछ भेजे गए प्रस्तावों की चर्चा की है। क्योंकि मूल प्रश्न से उत्तर संबद्ध नहीं है उन प्रस्तावों में कि अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन माननीय सदस्य जब कभी भी मुझे अवसर देंगे, मेरे पास में समय लेकर के तय करके जब कभी भी मुझे अवसर देंगे, निश्चित रूप से मुझे उनको इस विषय को उनके विस्तार से उनके सामने रखने में बहुत प्रसन्नता होगी। क्वेश्चन नंबर 85 श्री मुकेश कुमार चंद्रकांता। जी सर, धन्यवाद सर for giving me an opportunity. Question number 85 सर, उत्तर सदन की पटल पे रखा गया। ये लेके नहीं रहते प्रश्न। जी सर, ये नीचे रखो। थैंक यू सर।
the government of India under the leadership of Narendra Bhai Modi has done extremely well in the field of education, particularly higher education during the past decade. My question to the Honorable Minister is that, will the Minister of Education be pleased to state the details of budget allocation for the Credit Guarantee Fund for Education Loan, the data on total number of students benefited from this fund in the last 5 years, along with their geographical and demographical distribution, particularly in Gujarat, the details of results observed on access to higher education and loan repayment rates supported by relevant data, and lastly the details of mechanism put in place to monitor and evaluate the effectiveness of the Credit Guarantee Fund for Education Loan and the key performance indicator track. अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना में कई प्रकार की प्रोत्साहन की योजना चलाती है। उसमें क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम भी एक है। उसमें अभी तक पिछले साल 31 दिसंबर 2024 तक 3019 करोड़ रुपया की आवंटन किया गया है। माननीय सदस्य ने पिछले बीते 5 साल की छात्र लाभार्थियों की नंबर पूछा था, वो है 6,78,000 प्रदेशवारी उसकी संलग्न सूची दिया गया है। विशेष करके उन्होंने गुजरात के बारे में पूछा है। गुजरात में 15,501 विद्यार्थी उसकी लाभार्थी बने हैं। Supplementary question, sir. According to a 2022 report by the Union Education Ministry, only 4% of higher education students in India currently benefit from the education loans. The Credit Guarantee Fund scheme for education loans provides much needed financial assistance, but the maximum loan eligibility remains capped to 7.5 lakhs, which is insufficient considering the rising cost of education both in India and abroad. For studies abroad, students are required to pay 50% margin money for loans above 4 lakh and up to rupees 75 lakh, further increasing their financial burden. Given that the tuition fees and living expenses have significantly increased, will the government consider revising the education loan cap and reducing the margin money requirement, ensuring that students, especially from middle class and economically weaker backgrounds, can pursue higher education without financial constraints? अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने उल्लेख किया था, भारत सरकार प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना में कई प्रकार की योजना चलाती है। उसमें क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम एक है। उसके अलावा सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी ये भी एक योजना है। मीन कम मेरिट स्कॉलरशिप भी एक योजना है और जम्मू कश्मीर के विद्यार्थियों के लिए भी एक अलग से स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम भी लागू होती है। जो हायर अमाउंट की लोन के बारे में आदरणीय सदस्य ने पूछा, अभी मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय वित्त मंत्री जी को। पिछले ही बजट में उन्होंने उसी प्रकार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना जैसे एक नई महत्वपूर्ण कार्यक्रम को उन्होंने शुरू किया है, जिसमें कोई प्रकार की कोलैटरल गारंटी की आवश्यकता नहीं है। ये एक नया सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसमें गाइडलाइन भी अभी भारत सरकार ने सामने रखा है। कोलैटरल फ्री रहेगा, गारंटी फॉर फ्री एजुकेशन लोन रहेगा। ये इसमें 8 लाख तक जिनकी फैमिली इनकम है उनको भी पहले कई प्रकार के लोन में थोड़ा सीमित था, 4.5 लाख की सीमा में दिया जाता था। इसमें 8 लाख तक फैमिली जिनकी इनकम है उनको दिया जाता है। इनकी 10 लाख तक, अभी तक 7.5 लाख का है, 10 लाख तक लोन में 3% इंटरेस्ट सबवेंशन की भी गारंटी कही गई है। इसमें इस बार बजट आउटले में आने वाले 24-25 से लेकर 30-31 तक भारत सरकार की वित्त विभाग ने
3600 करोड़ रुपया की एक स्पेशल फंड भी बनाई है। धीरे धीरे भारत सरकार की प्रचेष्टा रही है उच्चतर शिक्षा में गुणात्मक शिक्षा हमारे देश में ही मिले, और उसमें से इसकी अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इस नई योजना को भी लागू किया गया है। श्री अरविंद सावंत। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो प्रधानमंत्री उच्च स्तर शिक्षा प्रोत्साहन योजना है, ये देश के छात्रों को, लाभार्थियों को मिल सकती है। क्या देश के जो बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, जैसे कि रशिया में है या यूक्रेन में थे, इनकी हालत आप जानते हो, उनके परिवार में ऐसी स्थिति आती है कि ये जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके बच्चे गए हैं और आज आमदनी रुक गई, अब फी नहीं भर सकेंगे। अब फी नहीं भरेंगे तो बच्चे वापस आने पड़ेंगे, बच्चे को लाना पड़ेगा, क्या करेंगे, कहाँ से भरेंगे? तो क्या प्रदेश में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी प्रधानमंत्री उच्च स्तर शिक्षा या विद्यालक्ष्मी योजना से लाभ मिल सकता है? क्योंकि कोलेट्रल की जब बात आती है, क्योंकि मैंने हाल ही में मेरे पास एक बच्चा, उसके पेरेंट्स आए थे, तो वो लड़की पढ़ रही है रशिया में और उनका जो दुकान था बंद हुआ है, अब पैसे भरने के लिए उनके पास कुछ उपलब्धि नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बैंकों से पूछा तो कोलेट्रल पूछते हैं कहाँ से दे देंगे। तो किस तरह से इन बच्चों के लिए आप सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं या उनको आप आर्थिक सहाय कर सकते हैं? धन्यवाद सभापति महोदय। अध्यक्ष जी, अभी तो मैंने बताया भारत सरकार की योजना, भारत में जो NIRF रैंक इंस्टीट्यूशन है उन्हीं के बारे में, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, निजी संस्थान हो या भारत सरकार के संस्थान हो, जिनकी NIRF रैंकिंग अच्छी है, उसी में से गरीब विद्यार्थियों को लोन लेके पढ़ने के लिए विद्यालक्ष्मी योजना तथा अन्य 4 प्रकार की प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना किया है। ये मूलतः भारत की इंस्टीट्यूशंस के लिए ही किया गया है। श्री राजीव राय। थैंक यू सर। सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि इस बड़ा स्पष्ट आपके रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, 7 लाख तक का हो जाएगा। लेकिन मैं उस कमेटी में भी हूँ अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से, और मैंने कई सवाल किया और मैं सवाल कम सुझाव ज्यादा अनुभव के आधार पर 2008-9 से काम कर रहा हूँ। तमाम ऐसे लिखित शिकायतें बैंकों के नाम और ब्रांच के साथ आई, जिसमें मैंने भी जमा किया है कि या तो कोलेट्रल सिक्योरिटी 4 लाख तक का भी मांगते हैं और 2 सिक्योरिटी सेम बैंक में जिसका अकाउंट हो उससे मांगते हैं। मैंने अधिकारियों से भी कहा था कि अगर आप जो कागज में लिखा है, नियमों में लिखा है, आप उसको मानते हैं तो एक इंस्ट्रक्शन दे दीजिए सारे बैंकों को कि कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी और सिक्योरिटी सेम बैंक में नहीं मांगेगा, और बड़े बड़े नोटिस बोर्ड लगा दीजिए ब्रांचों में कि गांव से लोग आए हुए हों और कितने रिजेक्ट हो रहे हैं लोन एप्लीकेशन, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, क्या ये सुझाव कि सारे ब्रांचों में बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा दिया जाए कि कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं, कोई 2 सिक्योरिटी सेम बैंक में अकाउंट होल्डर का नहीं? तो बैंक वित्त मंत्री जी करेंगे, तो ये थोड़ी लिखा नहीं, एजुकेशनल लोन से ही जाएगा सर। स्कीम तो शिक्षा विभाग की है। अध्यक्ष जी, आपने सही कहा, लेकिन वित्त मंत्री जी उस मामले में बहुत उदार है। मैं आदरणीय सदस्य को इसकी एक तथ्य सामने रखना चाहूंगा। ये जो एक क्रेडिट गारंटी स्कीम में अभी तक 5 साल में 11,26,000 करोड़ रुपया की लोन विद्यार्थियों ने 11.26 लाख क्रेडिट लोगों ने लिया है, 11 लाख रुपया क्रेडिट लिया है, और उसमें 11,26,000 क्रेडिट गारंटी लाभार्थी हुए हैं। उसमें इसकी NPA की परफॉर्मेंस, सर कोलैटरल गारंटी पुराने स्कीम पे है, वो थोड़ा वाइड है, इसलिए थोड़ा उसकी गुणात्मक बढ़ा के अभी जो प्रधान विद्यालक्ष्मी योजना पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने लाई है, इसमें कोलैटरल फ्री गारंटी ही नया स्कीम आई है। शायद इस प्रकार के अनुभव को ध्यान में रखते हुए सरकार धीरे धीरे और उदार होने लगा है। क्वेश्चन नंबर 86 श्री रॉबर्ट ब्रूस सी। माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर रखें। ऑनरेबल मेंबर।
received a reply from the Honorable Minister stating that as per norms, the bed occupancy should be 70%. But I submit that the bed occupancy during 2022-23 is 88.27%, and 2023-2024 bed occupancy is 88.61%, and 2025 till date it is 92.75%. Now my question is, sir, whether the government is willing to increase the bed capacity by 50% as per the norms which have been built by the hospital. Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष, तिरुनेलवेली का हॉस्पिटल का बेड ऑक्यूपेंसी अभी 100 है। ईएसआई का मानदंड का आधार पर हम 3 साल का अंकड़ लेते हैं, 70% बेड ऑक्यूपेंसी होना चाहिए। 23 साल का, पिछले 3 साल का हम लेते हैं। इसी कारण 2021-22 में वो 64% था। सदस्य ने ठीक बोला, 2 साल में वो बढ़ गए हैं, 88% हो गई है, अभी 92% तक पहुंचा है। ये साल का अंकड़ आना चाहिए सर, बाद में हम अंकड़ लेके 50% उसको बढ़ा सकते हैं। सदस्य ने 300 बेड का पूछा है, हम केवल 50% तक बेड बढ़ा सकते हैं सर। तिरुनेलवेली में अभी 100 बेड का हॉस्पिटल है, उसी में सब सुविधा है। एंड तिरुनेलवेली एंड तेंकासी में 11 डिस्पेंसर भी काम कर रहे हैं, वो पूरा वो एरिया का एंड नेबरिंग एरिया को भी कैटरिंग कर रहे हैं सर। Honorable member supplementary. Sir, ESI hospital is used by the local people, BD workers, central government employees of Kodangulam, ISRO and Mahendragiri. The only problem, the installing the MRI and CT is there is lack of space. Now my question is whether the government is open to approving additional space for the installation of MRI and the CT scan machines. Without MRI and the CT scan, the employees are struggling like anything, and they are going to outside the private centers for taking MRI and CT. Thank you, sir. सर, तिरुनेलवेली हॉस्पिटल में हर दिन 3 से 4 पेशेंट MRI और CT स्कैन के लिए आते हैं सर। हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड 2 प्राइवेट हॉस्पिटल उधर है, इसके साथ हम जुड़े हैं। They are the referral hospitals in Tenkasi and Tirunelveli. The referral hospitals are catering the MRI and CT scanning. 3-4 पेशेंट के लिए हम ये मशीनरी, स्पेशली MRI, किधर 300 बेड से ज़्यादा बेडिंग होती सर, उधर हम MRI मशीन डालते हैं। नहीं तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल, नहीं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को रेफरल करते हैं। अभी ऐसा प्रस्ताव नहीं है सर। हम फ्यूचर अभी ESI एक्ट को अमेंडमेंट भी किया। फ्यूचरिस्टिक पेशेंट का तो कितना आएंगे, ऐसे देखते हुए भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं आने वाले दिन में, क्योंकि अभी इसका हॉस्पिटल का बेडिंग 92% हो गई। आने वाले दिन में हम इसको बढ़ाने का कोशिश भी जरूर करेंगे सर। श्री के रघुवीर। थैंक यू स्पीकर सर। सर, आई एम फ्रॉम नलगोंडा कॉन्स्टिट्यूंसी। पहले हमारे पास जो MP थे उत्तम कुमार रेड्डी जी, ऑन हिज रिक्वेस्ट 1 डिस्पेंसरी इज बीइंग सैंक्शन सर। ESI वो बजट सैंक्शन हुआ था, मगर अब तक स्टार्ट नहीं हुआ। But in my constituency, there are more than 2,25,000 employees, sir. So we have been requesting for ESI hospital from last few years, sir. ESI hospital, if it can be sanctioned in my constituency, it will be useful for lots of, there are a lot of labor and cement factory workers and all, so it will be useful for them, sir. हॉस्पिटल ESI हॉस्पिटल बनाने के लिए 50 किलोमीटर का अंदर में कोई ESI हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए सर। ऐसा मैंडेटरी है, ऐसा नॉर्म्स है।
और अभी हम ईएसआई हॉस्पिटल को बढ़ाने को कोशिश कर रहे हैं। ईश्रम योजना में भी हम जुड़ने का कोशिश कर रहे हैं। एंड 50 मीटर का अंदर नहीं है तो हम उसको प्रस्ताव को ले सकते हैं सर। एंड 100 बेड के लिए हम 50 किलोमीटर रखे हैं एंड 30 बेड के लिए हम 25 किलोमीटर्स का रेडियस में हॉस्पिटल नहीं होना इसे रखे हैं सर। एंड पूरा देश में 165 ईएसआई हॉस्पिटल है सर। इसी में 59 हम सरकार ईएसआई से चलाते हैं, केंद्र सरकार चलाते हैं एंड 106 स्टेट गवर्नमेंट चलाते हैं सर। टोटल देश में 1590 डिस्पेंसरी से है सर। इसी में तमिलनाडु में 241 में, बाकी स्टेट में है सर। एंड आने वाले दिन में इसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी हमारा सरकार का लक्ष्य है इनफॉर्मल का वर्कर्स के लिए भी, कौन असंगठित कार्मिक है उसको भी हमारा सोशल सिक्योरिटी बढ़ाना चाहिए एंड सोशल सिक्योरिटी कोड में उसको लाना चाहिए। ऐसे सोच सरकार रखा है सर। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा एक्ट का हम एकत्रित करके 4 कोड का अंदर लाना चाहते हैं। इसी में हर डिस्ट्रिक्ट में ईएसआई हॉस्पिटल बनाना, ईएसआई का फैसिलिटी देना, ऐसे भी सरकार का सोच है सर। श्री N.K. प्रेमचंदन। Sir, thank you very much, sir. Sir, I would like to know from the Honorable Minister through you, sir. Ashramam ESI Hospital is one of the best hospital having the rate of occupancy even up to 100%, 110%. There is a proposal to develop this hospital, and there is also a proposal pending before the ESI Corporation that this has to be developed and to be altered as a medical college hospital. Sir, recently 10 ESI medical colleges has already been sanctioned, including in Varanasi constituency. My specific question is, in the year 2014, there is a policy change on the part of the NDA government, and the ESI Corporation has decided to withdraw from medical education. Now the ESI Corporation has reviewed the policy and decided to restart the medical education, by which 10 medical colleges have already been sanctioned. I would like to know from the Honorable Minister a specific question. Paripalli Government Medical College, which was there, because of the policy of the Government of India led by Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, that ESI Corporation has withdrawn from that hospital. I would like to know from the Honorable Minister whether a new medical college will be allowed, developing ESI hospital as a ESI medical college, because once it was allowed, it was taken back. Whether it will be considered in a positive way, this matter was discussed in the ESI Corporation. Principally, it was consented to by the Minister. I want a specific answer on the floor of the House from the Honorable Minister. Thank you very much, sir. देश में 8 मेडिकल कॉलेज अभी चल रहा है, 10 कॉलेज बनाने का प्रस्ताव है। किधर बनाना, कैसे बनाना एंड कौन सा आधार पर बनाना, उसका चर्चा हो रही है। ऐसा उसका कॉलेज को बनाना, ऐसा कोई प्रस्ताव अभी नहीं है सर। के सुरेश जी। Thank you, Speaker, sir. Sir, ESIC hospitals in the country for providing better medical treatment of the workers are very poor. Majority of the hospitals, there is no permanent doctors, nurses, and other medical staffs. Contractual doctors and nurses and other medical staff working in the ESIC hospitals. There is no proper recruitment whenever the vacancies come. No proper recruitment for the doctors and medical staff. That's why quality of the treatment in the ESIC hospitals come down. I would like to ask Honorable Minister through you, sir, whether the Government of India will take necessary steps to the recruitment of permanent doctors and nurses and other medical staff in ESIC hospital. Thank you, sir. सर, देश में ESI हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का, नर्सेस का कमियां है, वो सही है सर। इसके कारण अभी वैकेंसी भरने के लिए
1210 डॉक्टर्स को भरने के लिए हम इंटरव्यू किया है। इसी में 399 डॉक्टर्स ज्वाइन किया है, बाकी ज्वाइन कर रहे हैं सर। ऐसे ही जनरल डॉक्टर्स को भरने के लिए, उसका अलावा भी जनरल डॉक्टर्स भरने के लिए हम 600 पोस्ट के लिए एप्लीकेशन मांगा है सर। ये एप्लीकेशन जनवरी 31 को लास्ट डेट था एंड मई तक हम उसको भरने का कोशिश करेंगे। वो 1210 प्लस 600 होगा। एंड टीचिंग स्टाफ को भरने के लिए मेडिकल कॉलेज में टीचिंग स्टाफ का भी कमियां है, वो भी डॉक्टर का काम करते हैं। उसको भरने के लिए 287 असिस्टेंट प्रोफेसर को भरने के लिए हम एप्लीकेशन मांगा है। वो भी 31 जनवरी का लास्ट डेट था। मई में उसका इंटरव्यू होगा एंड ज्वाइन भी करेंगे सर। ऐसे हम नर्सेस को भरने के लिए भी एम्स को दिया है सर। 574 नर्सेस को भरने के लिए एम्स के साथ हम कोलैबोरेट किया है। एम्स हमको सेलेक्ट करेंगे एंड ESI को देंगे सर। एग्जाम हो गए हैं एंड 1930 UPSC को हम दिया है। UPSC को भरने के लिए दिया है, एम्स प्लस UPSC दोनों को हम दिया है। पैरामेडिकल को भरने के लिए भी 1206 को भरने के लिए भी हम एम्स को साथ ज्वाइन किया है एंड एम्स सेलेक्ट करेंगे एंड ESI को भरेंगे सर। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी